यदि हम आधार बनाएं तो वह भी इस बात के लिए एकमत है। हमारे पास जल के अनेक सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स जो हमें मिलता है वो मिलता है ओला, जो बारिश के रूप में हमारे ऊपर से गिरता है, अंतरिक्ष से गिरता है और भूमि पर गिरता है, और कभी कभी बचपन में बच्चा या कभी कभी बड़े लोग भी उसको खा लेते हैं। दूसरा सोर्स हमारे सामने होता है बर्फ का। बर्फ नेचुरल में भी पैदा होता है और फ्रिज के माध्यम से, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से भी पैदा होता है। इसके बाद हमारे पास सोर्स होते हैं कुछ तालाब, नदी, बावड़ी, कुआं, जिनका एज इट इज जल हम ले सकते हैं, जिसे हम अनछना जल भी बोल सकते हैं। एक सोर्स हमारे सामने होता है सार्वजनिक टंकियों का जल, जिनमें हो सकता है कई दिनों से, कई सप्ताह से पानी भर के रख दिया जाता है और यहाँ तक कि उनमें ढक्कन तक भी नहीं होता, खुले आकाश में होते हैं, जिसमें कई प्रकार के रजकण भी गिरते हैं और कभी कभी पक्षी आदि भी गिर जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमारे पास घर का छना हुआ जल भी होता है, और ऊपर चलें तो धोवन पानी भी होता है, जो जैन धर्म में विशेष प्रसिद्ध है। और उसके बाद और ऊपर बढ़ें तो उबला हुआ जल भी होता है, और एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। इतने सब सोर्सेस हमारे सामने हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के जल के सोर्स भी हमारे सामने मौजूद हैं। कौन सा जल पीना, यह प्रश्न उठता है। तो कोई भी कार्य करना है, आहार हो या जल हो, हमें दो तीन चीजों को आधार बनाना पड़ेगा। एक तो हमें यह देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य लाभ जिससे हो वो चीज ग्रहण करना, और दूसरा हमें यह देखना है कि जिसमें हिंसा कम से कम हो वो चीज ग्रहण करना। इन दोनों आधारों पर जब हम चलते हैं तो पता पड़ता है शास्त्रों के आधार पर कि ओला और बर्फ ये दोनों त्याज्य हैं, लेने योग्य नहीं है। ओले को तो हम इसलिए भी नहीं ले सकते कि आज इस जमाने में जो एसिड रेन हो रही हैं, जिसके कारण यहां तक कि मार्बल्स तक पर असर पड़ता है, पत्थरों तक पर असर पड़ता है, तो जो अंतरिक्ष से पानी भी गिरता है वो भी कई बार काला पानी गिरता है कई शहरों में, कई देशों में। तो अपन समझ सकते हैं कि ओले को लेना कितना रिस्की है और कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कभी मनोरंजन के नाम पर भी, मौज मस्ती के नाम पर भी ओले ऐसी चीज को नहीं लेना चाहिए। बर्फ को लें या ना लें, ये एक प्रश्न उठता है। तो जैन शास्त्र कहते हैं कि बर्फ में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो अपकाय के सामान्य जीव, जिन्हें हम एकेंद्रीय बोलते हैं, ये असंख्य की संख्या में होते हैं, और इनके साथ साथ असंख्य त्रस्त जीव भी होते हैं, ऐसा कई आचार्यों ने माना है। बर्फ पानी का ही रूप है, H2O ही है, लेकिन उसके बावजूद इसमें जीवों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर जोन में जीने वाले होते हैं, तो ऐसे जीव इन बर्फ जैसे पदार्थों में जन्म ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कहा, कहां तक प्रामाणिक है ये आप टेस्ट कीजिएगा, पर उन्होंने कहा कि बर्फ पर यदि नमक रख दिया जाए, विशेषकर बाजार में बने हुए बर्फ पर, तो कुछ समय बाद उसमें लटे ऐसे पदार्थ भी दिखने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि अपन सोचें, चिंतन करें, तो आयुर्वेद कहता है कि पेय पदार्थ को ग्रहण करना यह हमारी आवश्यकता है, यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन बर्फ को लेना यह हमारी कोई समझदारी भी नहीं और कोई आवश्यकता भी नहीं है। कारण क्या है कि पेट की एक अग्नि होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत करती है, और जब हम बहुत अधिक ठंडे पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो हमारी जठराग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है। शरीर को एक्स्ट्रा हीट जनरेट करना पड़ती है उस बर्फ को पिघालने में और वापस टेम्परेचर को नॉर्मल लाने में। यदि हम भी सोचें कि हम जब भी बर्फ लेते हैं, चाहे रस में डाल करके लें चाहे अलग से लें, पर जो भी बर्फ का ठंडक पना है वो हमें सिर्फ गले तक महसूस होता है, उसके बाद तो हमें पता नहीं पड़ता। कुछ क्षण के बाद ये बर्फ जो रहता है ये पिघल जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर जाता है। इसके अलावा किसी को गले की प्रॉब्लम, किसी को सदगर्मी की प्रॉब्लम, ये सभी पैदा होने की संभावना रहती है एक बर्फ का सेवन करने से। इसलिए जैन परंपरा ये कहती है कि नेचुरल वे में जो चीज मिल रही है उसको ग्रहण करो, आर्टिफिशियल वेज मत अपनाओ। और शरीर का जो टेम्परेचर है वो तो शरीर मेंटेन करेगा ही। आप अधिक ठंडक डालोगे तो वापस गर्मी पैदा करेगा, गर्मी डालोगे तो ठंडक पैदा करेगा, पर कुल मिलाकर के उसको अपना टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही है।
तो इसलिए क्यों ना हम एक ऐसी तकनीक अपनाएं कि जिसमें हिंसा भी कम हो और साथ में शरीर के लिए भी अच्छा रहे। उसके लिए हम बर्फ का सेवन या तो शून्य कर दें या अल्पाति अल्प कर दें। यूं भी देखा जाए तो 12 महीने के वर्ष में 8 महीने का समय तो ऐसा होता है, 9 महीने का समय तो ऐसा होता है कि व्यक्ति बर्फ का सेवन नहीं करे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में बर्फ की आवश्यकता तो हमें महसूस भी नहीं होती। बचे हुए 4 महीने और 3 महीने में, अप्रैल से लेकर के जून तक के महीने में हम कह सकते हैं बर्फ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह भी आदतन पड़ती है। जो जिसका आदी हो जाता है उसको वैसी आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्मी हो या ठंड हो, लेकिन चाय गरम गरम पीना है या दूध गरम गरम पीना है तो गरम गरम ही पीते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई कि गर्मी का मौसम भी हो तो मुझे गरम गरम ही चाहिए। जब तक फूंक देने को नहीं मिले दूध में या चाय में तब तक उनको मजा नहीं आता। ये सबकी अपनी अपनी आदत है। यदि हम अपने जीवन में हिंसा कम करना चाहते हैं और उसके लिए हमें कोई दान पुण्य देने की भी आवश्यकता नहीं, तो हम इतना चेंज करें अपनी लाइफ में कि हम बर्फ का सेवन कम से कम करेंगे, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी और साथ में अहिंसा लाभ के लिए भी। जब बर्फ की बात आती है तो बर्फ पहला कौन सा छोड़ना, तो कम से कम बाजार का बर्फ तो छोड़ना। आज स्थिति ऐसी है कि कई लोग बाजार का बर्फ ला करके ठंडाई आदि प्रिपेयर करते हैं घर पर यह सोच भी गलत है। जिस समय गर्मी का मौसम हो, पानी की आपूर्ति कम हो और उस समय बर्फ इंडस्ट्री का सीजन हो, तो आप सोच लीजिए कि वो बर्फ के लिए पानी लाएंगे कहां से, उन्हें मिलेगा कहां से। तो या तो बहुत पहले से स्टोर करना चालू करेंगे और या फिर जहां से मिलेगा, जैसा मिलेगा। कई बार इलीगल कनेक्शंस लेकर के भी पानी स्टोर किया जाता है और कभी कभी वो भी नहीं मिलता, तो अशुद्ध पानी जो होता है वो भी लिया जाता है। हम समझ सकते हैं कि भले ही दिखने में सफेद दिखता है बर्फ, लेकिन उसके बावजूद उसकी शुद्धता प्रामाणिक नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने पेपर में अपना एक लेख लिखा और उसने बताया कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई, शायद उसने आत्महत्या की होगी और इसलिए पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर को रखना पड़ा और बर्फ के सिले का उपयोग किया गया। जब पोस्टमार्टम पूरा हो गया, एक दिन के बाद उस बर्फ का क्या करना, तो एक कर्मचारी ने सोचा कि इसको बेच दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, पैसा मिलेगा। तो उसने उस सिले को लिया और उसने एक मधुशाला में जाकर के उसको बेच दिया। कितने लोगों ने उस बर्फ के पीसेस से रस पिया होगा और ऐसा मानने की गलतफहमी की होगी कि कितना अच्छा लग रहा है। सोचिए आप, किसी की बॉडी हो, डेड बॉडी पोस्टमार्टम करने के लिए रखी गई और उस बॉडी के लिए उपयोग में आया बर्फ, और उस बर्फ का सेवन अपन कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है। पर ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती क्योंकि व्यक्ति स्वार्थ के लिए मजबूर हो जाता है। एक धन का राग ऐसा आ गया कि व्यक्ति ने प्रामाणिकता और मानवता छोड़ दी। इसलिए एक बात की हमें आवश्यकता है कि हम ये दो आंखें जो हमें मिली है और अंदर ज्ञान नेत्र जो हमें मिला है, इसको खोल के रखें। संसार की सब आकर्षक करने वाली घटनाएं वास्तव में उचित होती है ऐसा नहीं है। कहीं ओरिजिनल फ्लावर्स भी होते हैं इस दुनिया में, तो कहीं आर्टिफिशियल फ्लावर भी होते हैं जो दिखने में दूर से बहुत हमें आकर्षित करें, लेकिन पास जाकर जिनमें न महक है और न सौंदर्य है। इसलिए चिंतन की आवश्यकता है। यदि हम त्याग कर सकें तो बाजार के बर्फ का त्याग करें, नहीं तो कम से कम इस चेतना का विकास करें कि हम अनावश्यक बर्फ का सेवन तो नहीं करेंगे। एक सिंपल आपको क्राइटेरिया दिया था कि आप ए, बी और सी, इन तीन का विश्लेषण बार बार करते रहें। यह बहुत आसान तरीका है। देश काल परिस्थिति देख करके निर्णय करने में बड़ा आसान तरीका हो जाता है यदि हम ए, बी और सी के आधार पर निर्णय करें। तो अति आवश्यक है किसी चीज का सेवन करना पड़े तो करें, आवश्यक है तो करना पड़े, लेकिन अनावश्यक है तो ना करें। इस प्रकार से भेद ज्ञान करते रहें तो हम धीरे धीरे अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं। बर्फ का उपयोग नहीं करना तो फिर कौन से जल का उपयोग करना? तो फिर प्रश्न उठा कि जो अनछना जल है, नल का पानी हमने पी लिया तो क्या अंतर पड़ेगा, या सार्वजनिक टंकियों का पानी हमने पी लिया तो क्या अंतर पड़ेगा? पर यह भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। टंकियों में जो पानी है या वाटर पाइप जो पानी आता है वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल शुद्ध ही हो। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति कैसी होती है हम जानते हैं, कितनी जागरूकता होती है ये भी हम जानते हैं।
ऐसी स्थिति में कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। और यदि जैन साइंस से देखें तो जैन साइंस तो बोलता है कि अनछना जल भी है यदि, तो उसमें भी अपकाय के जीव तो हैं, एकेंद्रीय जीव तो हैं, लेकिन त्रस्त जीव भी मौजूद हैं। यहां तक कि कैप्टन स्कोर्स भी हुए, जिनका नाम सबने सुन रखा है। एक बूंद में कितने जीवों की स्थिति बताई? 36,450 जीव सिर्फ एक बूंद पानी में माइक्रोस्कोप के माध्यम से बता दिए गए। सोचिए आप, और जिस लेवल का, जिस मैग्निफिकेशन का जो माइक्रोस्कोप होगा, उसके आधार पर निर्णय किया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि भगवान ने 2500 वर्ष पहले 10वें कालिक सूत्र में वर्णन आता है कि कितने ही जीव होते हैं इसके आश्रित भी, उनमें से कुछ चाक्षुष भी होते हैं और कुछ अचाक्षुष भी होते हैं। ये भगवान ने असंख्य जीवों की स्थिति एक बूंद पानी में उस समय बताई थी। एक बूंद पानी का सेवन करने में 36,450 जीव मरते हैं। यदि इन्हें बचाना है तो क्या करना होगा? 36,450 जीवों की हिंसा रोकना चाहते हैं आप कि नहीं रोकना चाहते हैं? एक बूंद पानी में दिन भर में 5 लीटर 4 लीटर पानी तो पीते होंगे हम। कितने जीव होते होंगे उसमें? 36,450 इंटू असंख्य। सोच लिया आप क्या संख्या होगी। इतने जीवों को बचाना चाहते हैं? यदि बचाना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोमलता है, यदि आपके मन में भगवान के प्रति, भगवान की आज्ञा के प्रति एक समर्पण है, तो आपको सिर्फ इतना चेंज करना है कि कभी भी हम अनछना पानी नहीं पिएंगे। एक सिंपल कहावत है, गुरु करेंगे जानकर और पानी पिएंगे छानकर। क्या अंतर पड़ेगा? हम पानी पी लें छानकर तो हमारे जीवन में कितना अंतर पड़ेगा? इकोनॉमिकली कोई अंतर पड़ेगा? टाइम वाइज कोई अंतर पड़ेगा? एनर्जी वाइज कोई अंतर पड़ेगा? कुछ श्रम अधिक करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक जागृति बढ़ाना पड़ेगी, जीवों के प्रति एक करुणा बनाना पड़ेगी। अपन ये ना समझे कि मैं मनुष्य हूं तो मुझे सब जीवों को मारने का अधिकार है। हमारा जीवन यदि टिका हुआ है तो किनके बल पर? तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सब का एक दूसरे के ऊपर उपकार है, और एक का अस्तित्व भी खतरे में जाता है तो दूसरे का अस्तित्व अपने आप खतरे में पहुंच जाता है। इसलिए भी एक कहावत है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप जब जीवन जीते हैं तो संकीर्ण होकर के मत सोचिए, संकीर्ण होकर के मत देखिए संसार को, व्यापक दृष्टि से देखिए। जैसा मैं जीव हूं ऐसा सब जीव हैं, जैसा मैं जीना चाहता हूं ऐसे सब जीने चाहते हैं। और इतना जान करके फिर संसार से उम्मीद मत कीजिए कि संसार सुधरे। एक्ट लोकली। मुझे क्या करना चाहिए जगत के जीवों के लिए, इसकी प्लानिंग स्वयं बनाइए और अपने एक्शन को स्वयं सुधारिए। हमारे हाथ में यह नहीं है कि हम जगत के सभी अपकाय के जीवों को बचा सकें। 36,450 जीव जितने इतने हैं इस संसार में, हर बूंद में सबको बचा सकें, यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम बचा सकते हैं। जितना हम सेवन करते हैं उतना हम बचा सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? बस एक छोटा सा नियम कि हम जब भी पानी पिएंगे तो अनछना पानी नहीं पिएंगे, छान करके पानी पिएंगे। यदि आप बाहर भी जाते हैं तो एक कपड़ा साथ में ले जा सकते हैं, उससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा और साथ में अहिंसा लाभ भी होगा। क्या नियम बताया गया छानने के लिए? बहुत सिंपल नियम है कि इतना मोटा कपड़ा लीजिए, उसको दोहरा कर दीजिए, मोटा कपड़ा लीजिए, उसको दोहरा कर दीजिए। इतना मोटा होना चाहिए कि जैसे सूर्य की किरणें आर पार ना हो सके। अपन समझ सकते हैं लट्ठे का जो कपड़ा आता है उसका यदि हम उपयोग करते हैं तो हम अनछने पानी को छान लेंगे और उससे जीवों की होने वाली हिंसा को रोक लेंगे। 36,450 जीव कोई कम नहीं होते एक बूंद पानी में। इतना सा विवेक जागृत हो जाए, हमारी जीवन शैली सुधर जाएगी और हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा भी हो जाएगी। मुनि के लिए कहा गया है कि उनको तो छने हुए पानी का उपयोग करके भी संतुष्ट नहीं होना, उनके लिए तो उबला हुआ जल ही होना या धोवन पानी होना। पर शावक के लिए कहा गया है कि यदि आप नहीं रह सकते हो तो कम से कम अनछने पानी का उपयोग तो मत करना, कम से कम छना हुआ पानी तो उपयोग करना ही। पर इससे और यदि ऊपर उठ सकते हो तो फिर एक अगली स्टेप बताई कि आप धोवन पानी का
या आप उबले हुए पानी का उपयोग करना। धोवन पानी किसे कहा? तो धोवन पानी आज की भाषा में कहें तो केमिकली ट्रीटेड वाटर। चावल का पानी है, मांड का पानी है, त्रिफला का पानी है, दाल का पानी है, राख का पानी है। ये पानी कैसा हो जाता है? एक तरह से केमिकल ट्रीटमेंट हो गया इसमें। और आप समझ सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट जब हो जाएगा तो उस पानी में जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो पानी अचित हो जाएगा। उस अचित पानी का उपयोग फिर कभी भी करें कुछ काल मर्यादा में तो तब तक वो अचित रहेगा। तो हमको बार बार होने वाली हिंसा से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आज भी जैन परंपरा में कई जगह धोवन पानी का प्रयोग होता है। 21 प्रकार के धोवन पानी का प्रयोग करने का शास्त्र में बताया है। उससे एक और अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उबले हुए पानी का उपयोग करें। धोवन पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन धोवन पानी में सिर्फ एक शंका रहती है कि कितनी क्वांटिटी में आपको केमिकल डालना, इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। भाई इतना कहा गया मोटे तौर पे कि रूप रस गंध स्पर्श बदल जाना चाहिए, पर इससे एक अच्छा तरीका है कि हम उबले हुए पानी का उपयोग करें। और एक परंपरा है, एक सिस्टम है कि 3 बार तपे हुए पानी का उपयोग करें, मतलब 3 बार उबाले लिए हुए पानी का उपयोग करें। पानी तो एक ही है, गर्म भी एक बार ही करना है, लेकिन उसके उकाले 3 बार लेना है। एक डॉक्टर साहब ने ये बताया कि 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म किया गया और उसको देखा गया कि उसमें अब जीवों की स्थिति क्या है। तो पता पड़ा उस समय भी जीव सरवाइव कर रहे थे। तब जाकर के विश्वास हुआ कि 3 बार उकाले हुए पानी का महत्व क्यों बताया गया, क्यों 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने का ही नियम बनाया गया। तो वास्तव में बहुत सारे नियम जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक हैं, आवश्यकता है उन्हें अपनाने की। कई लोग स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बीमार होने के बाद गर्म पानी का सेवन करते हैं। क्यों ना हम जीवों की सुरक्षा के लिए भी और अपनी सुरक्षा के लिए भी स्वास्थ्य ठीक होने पर भी गर्म पानी का सेवन कर लें, क्या अंतर पड़ेगा? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि बीमार होने के बाद ही हमारे को गर्म पानी का उपयोग करना है। हम चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। कई लोग व्यासना नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम गर्म पानी का सेवन तो चालू कर दें। कई लोगों को शंका होती है गर्म पानी का सेवन करेंगे तो उसमें भी तो हिंसा है। जब उसमें भी हिंसा है तो फिर क्या अंतर पड़ता है, हम सीधे छने हुए पानी का उपयोग कर लेना। पर ऐसा भी नहीं है, थोड़ा गंभीरता से सोचें हम तो अंतर महसूस होएगा। एक घर में 4 लोगों का परिवार है और एक व्यक्ति को लगभग 4-5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है दिन भर में पीने के लिए। अपन समझ सकते हैं 20 लीटर पानी उस घर में उठता है दिन भर में। एक व्यक्ति 10 बार ग्लास भरता है और प्यास बुझाता है। 4 लोगों के मिला लें तो दिन भर में 40 बार मटके में ग्लास जाती है और वापस निकलती है। जितनी बार ग्लास अंदर जाएगी उतनी बार पानी की तरंगे अंदर उठेगी कि नहीं उठेगी, और उठेगी इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि पानी के जीवों में भगदड़ मच गई है। जैसे कभी कभी अपन सुनते हैं कि कुछ तीर्थ यात्रा के लिए कोई कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम में कभी कभी भगदड़ मच जाती है, एक के ऊपर एक व्यक्ति गिरते हैं, या कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ हो जाती है दुर्घटना और एकदम हलचल मचती है और एक के ऊपर एक लोग गिरते पड़ते निकलते हैं। उसमें से कई लोग नीचे दब करके मर जाते हैं। पानी में ग्लास डालना, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की हर परत को एक के ऊपर एक फेंकना, पानी में भगदड़ मचा देना। और पानी के जीवों का शरीर इतना कोमल है कि यदि आपने इधर उंगली डाली तो पता पड़ेगा पूरे सरोवर तक उसकी तरंगे जा रही है। इतना कोमल जीवन है, इतना सेंसिटिव जीवन है। जितनी बार ग्लास डलेगी उतनी बार जितने जीव उसमें मौजूद हैं मटके में, उतने जीवों की लगभग हिंसा होगी। अपन समझ सकते हैं 40 बार यदि एक परिवार को पानी पीना हो रहा है तो 40 बार वो 36,450 जीव या और भी जीव अपकाय के वो मरे हैं और वापस फिर थोड़ी देर में जन्मे, तब तक एक दूसरी ग्लास गई और फिर वो मर गए। ऐसे बारंबार ये सिलसिला चलता रहा। यदि एक बार हम धोवन पानी या उबले हुए पानी का उपयोग कर लेंगे तो एक बार तो हिंसा अवश्य होगी, लेकिन बार बार होने वाली हिंसा से हम बच जाएंगे। एक बार की हिंसा होगी लेकिन